नमस्कार दोस्तों, राजू नोट्स में आपका स्वागत है। हम लाते हैं हर संडे आपके लिए उस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें जो आपको किसी भी किस्म के एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या फिर कई किस्म की इंटरव्यूज़, जॉब इंटरव्यूज़ हो या फिर आपके जनरल नॉलेज के लिए कुछ ऐसे खबरें जो आपको जानना ज़रूरी हो, वैसे वाली खबरें बिना मसाला ये चैनल आपके लिए हर संडे लाता है। तो आप अगर मुझे पहली बार सुन रहे हैं या फिर आप मुझे ऑलरेडी सुन चुके हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ताकि मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले कि मैं ऐसा और वीडियोस आपके लिए हर संडे संडे ले आऊँ। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। रशिया और यूक्रेन के बारे में मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है कि 5 मिनट में आपको पता चले कि क्या हुआ है, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। इज़राइल का हमने आयरन डोम मिसाइल सिस्टम देखा था, जो हाल ही में उनके साथ, जो गाज़ा के साथ उनके मिलिटेंट्स के साथ उनका प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने ये बहुत ही शानदार एंटी मिसाइल सिस्टम उन्होंने बनाया था, जो तकरीबन एक समय में तकरीबन 1000 रॉकेट्स जो इज़राइल पे फायर हुए थे, वो उस टाइम पे उन्होंने उसको सक्सेसफुली डिफीट किया था इस आयरन डोम मिसाइल सिस्टम द्वारा। तो इसी का एक उन्होंने अभी अलग सा वर्जन बनाया है जो उनके नेवी के लिए इस्तेमाल हो, और इसको उन्होंने नाम दिया है सी डोम। अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट सी और डोम, तो सी का मतलब है समुंदर, तो उन्होंने प्रॉब्ली इसलिए इसका नाम दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप आज तक आपको पता था कि आयरन डोम क्या चीज़ है, अभी आपको सी डोम क्या है ये पता होना चाहिए। अगली खबर, ये खबर आ रही है पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। जैसे हमने इससे पहले पनामा लीक्स केस देखा था, और जहाँ पे कई सारे अकाउंट्स, फॉल्ट अकाउंट्स के बारे में हमें खुलासा हुआ था। इस बार अभी लीक्स का नाम आ रहा है क्रेडिट सूसी अकाउंट। ये लीक्स जिसमें तकरीबन 600 अकाउंट्स ऐसे लोगों का है पाकिस्तान में जो ऊंचे दर्जे के या तो पॉलिटिशियन रहे हैं या फिर फौजी जनरल रहे हैं, यहाँ तक कि उनके एक्स आईएसआई चीफ का भी इसमें नाम आया हुआ है। ये अकाउंट्स में से ये अभी पुख्ता सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान का जो आईएसआई है ये टेररिस्ट, बेसिकली जो अफ़गान के मुजाहिदीन हैं उनको ये पैसे अपने यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा था। सो ये तो एक बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। एफएटीएफ की तलवार उन पे लटक रही है और इससे खुलासे और भी हो रहे हैं, और जितने भी ये सो कॉल्ड पाकिस्तान के मसीहा हैं, उनके जो फ़ौज के जर्नल वगैरह हैं, उनके लिए ये एक तमाचा है। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्रेडिट सूजी लीक का क्या मतलब है और इससे क्या 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 डाटा लीक हुआ है। और ये डाटा कवर करता है तकरीबन 1940 से लेके 2010 सॉरी 2010 के अकाउंट डिटेल के बारे में ये जाहिर करता है। देश के लिए एक बड़ी खबर और अच्छी खबर आ रही है। तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। ये 16 वर्षीय प्रोडिजी चाइल्ड ने उनको हराकर इतिहास रच दिया। प्रज्ञानंदा 10 वर्ष के आयु में ही वो इंटरनेशनल यंग मास्टर बन चुके थे, और जब वो 12 साल के थे तब वो ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। बट ये अभी फ़िलहाल प्रज्ञानंदा की रैंकिंग जो है वर्ल्ड में 165 है, बट 165 होने के बावजूद भी इन्होंने इतिहास रच दिया वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर इस हफ्ते। तो इस लड़के के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सवाल पूछा गया तो। मैं जैसे हर अपडेट में बोलता हूँ कि हम जिस प्रेजेंट सरकमस्टांसेस में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी देश या कोई भी इंसान ताकतवर नहीं है, चाहे उसके पास जितना भी बारूद हो, असला हो, एमिनेशंस हो, वेपन हो। वही आदमी ताकतवर है जिसके हाथ में सोशल मीडिया है। जैसे आपका फेसबुक जो कंट्रोल करता है, जो ट्विटर आपका कंट्रोल करता है, वही सबसे ताकतवर है इस प्लैनेट पे एज ऑफ नाउ। ये इसका एक उदाहरण यही था कि ये माना जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनको दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी माना जाता है, बिकॉज उनके अंडर बहुत सारे चीज़ें हैं और वो डेवलप्ड नेशन है।
तो यकीन मानिए जब अगर ऐसा आदमी डोनाल्ड ट्रंप जब यूएस प्रेसिडेंट था तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया गया, फेसबुक ने उसको बैन कर दिया था और ट्विटर ने भी उसको बैन कर दिया था, और इतना पावरफुल आदमी होने के बावजूद भी ट्रंप जो है कुछ नहीं कर पाए। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अगला फ्यूचर में जो है जिसके पास सोशल मीडिया है वो किंग बनेगा। तो चलिए, एक बार ट्रंप बैन होने के बाद ट्रंप ने कई सारी कोशिशें कर ली कि वो वापस कैसे सोशल मीडिया में आ सकते हैं, बट वो हर बार नाकामयाब रहे। तो इस बार उन्होंने फाइनली एक ऐसा ऐप बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है ट्रूथ सोशल ऐप। तो ये ऐप को उन्होंने एप्पल ऐप स्टोर पे लॉन्च किया था। जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उस दिन कई सारे डाउनलोड्स हुए थे, ब्रदर वो दैट वाज सबसे ज़्यादा डाउनलोड वाला ऐप उस दिन का वही था, और इतना ज़्यादा डाउनलोड हुआ कि ये एप्पल स्टोर कुछ देर के लिए क्रैश भी हो गया था। तो हम आगे चल के देखना ये ज़रूर चाहेंगे कि क्या ये ऐप ट्विटर और फेसबुक के मुकाबले कहीं रुक पाएगा, टिक पाएगा, वो कुछ समय बाद ही बताएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि ट्रूथ सोशल ऐप क्या चीज़ है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तब आपको ये आंसर देना पड़ेगा। दुनिया भर में चाहे जो कुछ हो रहा हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि देश को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हर एक के साथ और बैकडोर चैनल्स हर एक के साथ ओपन रखने चाहिए हमेशा। हमें पता है कि अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल तालिबान का जो है राज चल रहा है, वो उनको हम डेमोक्रेटिकली मानते नहीं हैं, बट फिर भी इंडिया जो है उनके लिए अपने जो कमिटमेंट है, इंडिया ने उनको कमिटमेंट किया था कि 50,000 टन गेहूँ उनको मुहैया कराएगा, और जो कि उसके फर्स्ट सेट जो है इस बार पाकिस्तान के थ्रू गया हुआ है। और लास्ट वीक हमने तकरीबन 1.5 टन मेडिसिन्स जो है और विंटर की क्लोथिंग्स जो है अफ़गानिस्तान को मुहैया कराया है। ये हमारा एक कूटनीति है और इसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। आजकल दो देश अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन रखता है, वो किसी भी परिस्थितियों में जो है सक्सेसफुल होकर बाहर निकलेगा। और एक खबर अच्छी वाली जो भारत के लिए है, जो हमने फ्रांस के साथ एक समझौता किया था जिसमें हमें 36 राफेल जेट मिलने की जो एक डील थी, उसमें से फाइनली अभी हमारे पास 35 जो है जेट्स पहुंच गई हैं। पिछले ट्यूसडे को 3 राफेल जेट्स जो है फ्रांस के एयरबेस से उड़ान भरी थी इन्होंने, और लगातार नॉन स्टॉप फ्रांस से उड़कर ये इंडिया में उन्होंने लैंड किया है। हाँ, इनको मिड एयर रिफ्यूलिंग मतलब बीच हवा में इनकी जो है ईंधन जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एयरफोर्स टैंकर्स ने इनको किया था। और यहाँ पे देखिए फिर से हमारी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स कूटनीति है, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो है उसकी एक ये अच्छा मिसाल है। हमारे पास तकरीबन 30 जेट जो है इंडिया में बिना किसी स्टॉप के लैंड किए थे, डायरेक्ट फ्रांस से उड़ान भरी और इंडिया में लैंड किया। बट इन सभी को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिड एयर हवा के बीच में ही एयरक्राफ्ट में ईंधन भरने का काम जो है वो किया था। और जो 5 एयरक्राफ्ट थे उन्होंने पहली बार यूएई के एयरबेस में लैंडिंग की थी, वहाँ पे एक पिट स्टॉप किया था, फिर वहाँ से वो चल पड़े थे। तो हमने हाल ही में पिछले अपडेट में हमने देखा था कि इंडिया और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत एक $100 बिलियन का जो है ट्रेड होने वाला है, और कुछ आईआईटीज़ भी बाहर हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसी कूटनीति का ये जो है असर है कि हमें ऐसे ज़बरदस्त हथियार वगैरह मुहैया हो रहे हैं राइट टाइम पर। सारे स्टूडेंट्स और सबको ये पता होना चाहिए कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या चीज़ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऐसा मिशन है जिसमें हम चाहते हैं कि जो भी पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स जिसको हम बोलते हैं, वो भारत में ही बने, इसके पार्ट्स जो है भारत में ही बने और यहीं असेंबल हो, और यहीं पे हम उस पर पूरी तरह से हमारी आत्मनिर्भरता रहे इस कंप्यूटर्स में। तो इसी के अंतर्गत भारत में तकरीबन 10 जगहों पे 10 सुपर कंप्यूटर जो है इंस्टॉल किए गए थे, और अभी 5 करने बाकी हैं। और इससे तकरीबन पूरे भारतवर्ष में आपको 15 सुपर कंप्यूटर्स मिलेंगे। ये जो है अगर देश में ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर होंगे तो हमारी जो सब देश में सिस्टम्स चल रहे हैं, चाहे वो आप जैसे हमारे आपके लिए जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, या जितने भी आप जैसे एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं, जैसे ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, इन सबको
जो है अच्छे तरीके से फास्ट पेस में करने के लिए ये कंप्यूटर्स जो है, इसके अलावा और कई सारी चीज़ें हैं, बट ये मोटे मोटे तौर पे बताने के लिए कि ऐसे वाले कंप्यूटर्स हमें हमारे देश में होना ज़रूरी है। तो भारत इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है और उन्होंने वर्ष 2022 तक 9 ऐसे सुपर कंप्यूटर्स को लगाने की बात की थी, तो उसमें से ऑलरेडी 10 अब जो है लग जो है। इसी महीने हमने देखा था कि भारत का एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम प्रवेगा, इसकी भी स्थापना की गई थी। ये IISc बैंगलोर में किया गया था और इसकी कैपेसिटी जो है तकरीबन 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। पेटाफ्लॉप्स यानी आई थिंक 10 टू द पावर 15 जो है इसकी जो है वो तकरीबन ये कंप्यूटर से संबंधित एक स्पीड है जो कि काफ़ी बढ़िया स्पीड है। तो उतने स्पीड का एक सुपर कंप्यूटर जो है परम प्रवेगा को IISc में इंस्टॉल किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। एक चीज़ तो भारत की आपको माननी ही पड़ेगी कि चाहे दुनिया में कहीं पे भी कोई भी युद्ध हो, लड़ाई हो या फिर क्राइसिस का सिचुएशन हो, भारत अपने प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित वहाँ से निकाल कर लाता है। हमने कई सारे उदाहरण देखे और लेटेस्ट वाला है कि हमारे एयर इंडिया के उड़ान जो है स्पेशल परमिशंस इनको मिलते हैं बिकॉज ऑफ हमारी जो कूटनीति होती है, राजनीति होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उसकी वजह से भारत के फ़्लाइट्स को जनरली अलाउ किया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावरफुल देश भी इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके सिटीजन्स को हम जो है लेकर आएँ। तो इसी के अंतर्गत भारत ने अपने प्रवासी भारतीयों को जो है वहाँ से सुरक्षित लेकर आए हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है तनातनी बढ़ चुकी है। युद्ध का आज तीसरा दिन है और कई सारे जान और माल का नुकसान हुआ है। इस पर हम अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि ये क्या एक नए चीज़ के लिए जन्म दे रहा है। क्या चाइना अभी इसी फॉर्मूला को अपना कर ताइवान पर अटैक करेगा? अगर अटैक करेगा तो दो सुपर पावर देश हैं जैसे USA है और UK है, ये क्या इस वक्त भी फिर केवल सैंक्शंस की बात करेंगे या फिर कोई कदम उठाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और क्या अगर चाइना इस वक्त ही अटैक कर दे ताइवान पे, तो क्या US दोनों तरफ दे पाएगा या फिर इन देशों को छोड़ देगा जैसे यूक्रेन अपने आप लड़ रहा है? यहाँ पे हमारे लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि भारत क्वाड में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA ये क्वाड के देश हैं, और क्योंकि हम क्वाड में हैं तो भारत का क्या रवैया रहेगा अगर चाइना जो है ताइवान पर अटैक करेगा? तो कल ही हमने देखा कि ताइवान पे तकरीबन 35 फाइटर लड़ाकू विमान चाइना ने भेजे थे उनके हवाई क्षेत्र में। दो उन्होंने कोई बॉम्ब नहीं गिराया और ना ही ताइवान ने कोई उन पर फायरिंग किया था, पर ये जो इनकर्शंस हुई थी ये एक अलार्म सेट करती हैं लोगों के माइंड में कि कहीं ऐसा यहाँ तो नहीं होगा। सो हमें इस मामले में भी अभी सोचना है और ये ज़रूरी है। जब गलवान का जब हादसा हुआ था, हमने देखा था कि भारत ने कई सारे कदम उठाए थे चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। उसमें एक सॉफ्ट कदम ये भी था कि जितने भी उनके ऐप्स थे उनको बैन किया गया था। तो कुछ लोग तो इसका मजाक बना रहे थे कि एक गेम ऐप बैन करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बट उसका असर हमने देखा था। और इस हफ्ते इंडिया ने तकरीबन 54 ऐसे ऐप्स को फिर से बैन किया जो कि चाइना से कोई संबंध रखते थे। जैसे सिंगापुर का एक सी लिमिटेड करके एक कंपनी है जो एक फ्री फायर गेम का उनका ऐप था, जिसकी वजह से जो इंडिया में काफ़ी नौजवानों में प्रचलित था, तो इंडिया ने इस गेम को बैन कर दिया। तो बैन करने से क्या हुआ, इस कंपनी को एक दिन में तकरीबन $16 बिलियन का नुकसान हुआ एक दिन में, और ये घाटा उसका बढ़ता ही गया। तो ये है एक सॉफ्ट पावर जिसको भारत जो है टाइम एंड अगेन आजमा रहा है, और ये बहुत अच्छी खबर है। ऐसे हमें अपना जो है प्रेजेंस जो है दुनिया को दिखाना पड़ेगा, खासकर चाइना को। हाल ही में हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी,
चौधरी सर ने ये बताया है कि चाइना ने अभी एक ऐसा कोई प्रयोग किया है जिससे उनके जो अपने डिसे मतलब जो खराब हुए सैटेलाइट ऊपर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, चाइना ने कुछ ऐसी कैपेबिलिटी बनाई है जिससे वो सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से हटाकर कहीं और ऑर्बिट में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो चाइना अपने ऐसे सैटेलाइट जो कि डिसेबल हो चुके हैं उनको भारत पे या अपने चॉइस के किसी भी देश पर उनको गिरा सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक लड़ाई के मैदान में अभी एक नया थ्रेट है, ये एक नया चीज़ है जिसके ऊपर लोगों को सतर्क रहना चाहिए और इसके खिलाफ क्या एक्शन की जा सकती उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूएस ने एक रेजोल्यूशन जो है पास करने की कोशिश की थी जिसमें वो यूएस चाहता था कि कड़ी से कड़ी जो है सैंक्शंस रशिया पे लगें और दुनिया भर के देश उसको जो है खंडन करें। बट हमें पता है कि यूएन में एक ऐसा चीज़ है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। तो रशिया ने उसी वीटो पावर को लगाकर जो है अपना जो रेजोल्यूशन आया था उसको उन्होंने खारिज कर दिया और उसका नल एंड वॉइड हो गया। इसमें तकरीबन 15 देशों ने जो है वोटिंग करना था जिसमें 3 देशों ने वोटिंग नहीं किया, वो है चाइना, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का क्या स्टैंड रहा है इसमें। भारत ये कहता है कि युद्ध किसी की जगह पे किसी के लिए ठीक नहीं है, बातचीत के द्वारा इसको हल करना चाहिए। पर भारत ने जब इसमें अपना वोट डालने से इनकार कर दिया तो कई कई बड़े बड़े पत्रकार जो यूएस में हैं और जो यूनाइटेड किंगडम्स में हैं और जर्मनी में, उन्होंने भारत पे जो है आरोप लगाया कि आप जो है ये रशिया के साथ पक्षपात कर रहे हैं और आपको ये शोभा नहीं देता। तो इसके लिए एक जवाब यही है कि जब हमारे गलवान पर अटैक हुआ था और जब हमारे पाकिस्तान से के द्वारा हमारे इंडिया पे अटैक हुआ था तो ये जो मेन पत्रकार हैं या फिर जो मेन लोग हैं इन्होंने इसको एक बार भी खंडन क्यों नहीं किया। तो चलिए ये तो ऊंचे लेवल की बात है कि डिप्लोमेटिकली ये क्या आंसर देते हैं। पर आपको और मुझे सोचने वाली बात ये है कि जो शीतकालीन टाइम के जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे जैसे स्पेशली यूनाइटेड नेशंस हो या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमने देखा पैंडमिक के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं कर पाया, वो सिर्फ निंदा के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। तो हाँ, हज़ारों बिलियन डॉलर्स लेकर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर पाता। उसी तरह हज़ारों बिलियन डॉलर्स के साथ यूनाइटेड नेशंस का जो एक बॉडी बना है वो भी कुछ नहीं कर पाता। आज तक वो एक कॉन्फ्लिक्ट को रोक नहीं पाया। तो क्या भारत को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी अपना स्थान बनाने के लिए लड़ाई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए क्या, या भारत को बिल्कुल ही यूनाइटेड नेशन से अलग हो जाना चाहिए? क्या भारत के पास और कोई विचार है? क्या एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो कि प्रेजेंट डे सिनेरियो में काम करेगा? इन सब पर आपको मुझे और सोचने की ज़रूरत है और ये हो सकता है कि आपको किसी भी इंटरव्यू में ये पूछा जा सके। चलिए इस हफ्ते का अपडेट को ख़त्म करने से पहले लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए ये स्विफ्ट क्या चीज़ है। स्विफ्ट एक ऐसी संस्था है जिसको बोलते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। ये वो संस्था है जो बेल्जियम में स्थित है और इसके पास तकरीबन 11,000 बैंक्स हैं, 200 देशों में फैला हुआ है। और इस स्विफ्ट के द्वारा आप मनी ट्रांसफ़र, पैसे का ट्रांसफ़र एक देश से दूसरे देश के बीच में कर सकते हो। अभी इस स्विफ्ट का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए रशिया जो है अपना पैसों का लेन देन करता है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह है जो है बेल्जियम पे दबाव डाल रहे हैं कि वो जो ये स्विफ्ट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर जो है ये बंद कर दें, जिससे रशिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वो अपना जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दूसरे के साथ करे या ना करे। इससे मेरा वो बात हर बार पुख्ता होता है कि अभी जो फिज़िकल लड़ाई है, जो मार काट से ज़्यादा नुकसान आदमी को या फिर देश को होगा तो वो होगा सोशल मीडिया से या फिर इंटरनेट द्वारा की गए ऐसे ट्रांजैक्शंस के द्वारा। तो ये भी एक सोचने वाली टॉपिक है, इसके ऊपर भी सवाल वगैरह आ सकते हैं। दोस्तों ये था इस हफ्ते का
करंट अफेयर्स अपडेट और जनरल नॉलेज। आप अब कृपया आप अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड कीजिए जो किसी भी किस्म का एग्ज़ाम वगैरह ले रहे हैं, और कृपया सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं मिलूँगा आपसे अगले संडे इसी टाइम पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।